Hello students, Swaminarayan. Today we study about the construction planning unit number 4. Okay. In that we study management techniques. What to understand by construction management. The construction management aims to complete the prescribed work within the specified time at previously estimated cost. Construction management क्या है? तो construction management aims, okay, to complete the prescribed work within a specified time. जो भी टाइम दिया गया है और जो भी कॉस्ट दिया गया है, ओके, उसके हिसाब से हम कोई भी वर्क मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, और उसके लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हम करते हैं. In order to achieve the objectives, the various methods or techniques are used for the management of the project, which can be divided into two groups. तो बहुत सारे मेथड्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करने के लिए, और टेक्निक्स भी है जिससे हम जो भी वर्क है उसको मैनेज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल मेथड्स, जिसमें क्या आता है, बार चार्ट और गैंट चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, लाइन ऑफ बैलेंस टाइप. कन्वेंशनल मेथड ये है. नेटवर्क टेक्निक्स और डायग्राम्स में क्या है, सीपीएम. CPM, that means what? Critical path method, and PERT, that means program evaluation and review technique. The network technique are effective tools for planning, scheduling and controlling the construction jobs. एक बात आप समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट नहीं किया, तो आपका जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट और जो भी एस्टिमेटेड टाइम है कि इस टाइम पे आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो नहीं होगा, और जो भी कॉस्ट में कंप्लीट करना है वो भी नहीं होगा. इसीलिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जरूरी है और उसमें नेटवर्क टेक्निक इफेक्टिव है. ओके, देन नेक्स्ट गैंट और बार चार्ट. कन्वेंशनल मेथड्स है, okay, जिसमें बार चार्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी गैंट अराउंड 1900 AD, एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. It is simple method which can display the time schedule of different activities of the project, as well as can make a comparison between the schedule and the actual performance. तो इसमें क्या है, इट इज वेरी सिंपल मेथड. उसमें एक टाइम शेड्यूल दिया होता है डिफरेंट एक्टिविटीज के हिसाब से. जो भी एक्टिविटी है डिफरेंट डिफरेंट उसको टाइम दिया गया होता है, उसको शेड्यूल किया होता है. ओके, एज वेल एज कैन मेक ए कंपैरिजन बिटवीन द शेड्यूल. शेड्यूल जो भी किया है और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है वो उसमें दिखाया जाता है. The bar charts are the pictorial representation of the project into coordinate axis. In this method, the project is divided into a number of the small units or jobs or activities which are shown on one axis by means of horizontal narrow strip called the bars, and duration assigned to these activities are shown on the other axis in terms of days, weeks or months. तो नेक्स्ट फिगर में आपको ये बार चार्ट दिखाया गया है. The beginning and end of the bars represent the time of start and completion of the activity, whereas its length represents the total time required to complete the activity. तो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया गया है. लेटेस्ट टेक ए स्मॉल प्रोजेक्ट हैविंग द फॉलोइंग डिटेल्स. तो एक्टिविटी ए करने के लिए ड्यूरेशन कितना है, 10. एक्टिविटी बी करने के लिए ड्यूरेशन कितना है, 5. एक्टिविटी सी करने के लिए ड्यूरेशन कितना है, 10. डी के लिए 7, ई के लिए 8, एफ के लिए 10 और जी के लिए 10. ड्रॉ द बार चार्ट फॉर द प्रोजेक्ट, गिव द कमेंट्स एंड कंक्लूजन्स. यहाँ पे एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ है इन वीक्स, ओके, और दूसरी एक्सिस पे एक्टिविटीज लिखी गई है. तो ए एक्टिविटी की बात करें तो क्या आएगा, 10 वीक्स, और यहाँ पे वीक्स में दिया है
एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको ये वीक से दोज, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वीक्स लिया है तो यहाँ पे वीक्स लिखो। ओके, देन एक्टिविटी बी है, उसको कितना टाइम लगता है 5, तो कितना आएगा यहाँ पे 5 तक होता है। ए और बी एक्टिविटी सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। एक्टिविटी सी इज स्टार्टेड आफ्टर एक्टिविटी बी, उसका ड्यूरेशन कितना दिया गया है 10 वीक। देन एक्टिविटी डी, उसका ड्यूरेशन है 7, दैट मीन्स 7 से आपको स्टार्ट करना है, दैट इज 7 वीक। तो 7 वीक उसको लगता है, दैट इज कंप्लीटेड आफ्टर एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए कंप्लीट होने के बाद 7 वीक तक एक्टिविटी डी प्लान करता है, दैट मीन्स एक्टिविटी डी है उसको 7 वीक्स लगेगा एंड इट इज कंप्लीट, इट इज स्टार्टेड आफ्टर एक्टिविटी ए। देन एक्टिविटी एफ है, उसको कितना ड्यूरेशन है 10। ओके, इट इज ऑल्सो स्टार्टेड आफ्टर एक्टिविटी ए। देन एक्टिविटी जी having a duration of 10 weeks, it is also started after activity C. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी सी इज स्टार्टेड आफ्टर एक्टिविटी बी और completed having it completed at the duration of 10 weeks. Okay, this one is called bar chart. Comments: activity A and B start simultaneously at 0 time. Both the activities are independent. However, activity B has this duration, hence completed earlier than A. Activity C starts only when activity B is complete. Activity D, E, F are independent activities, but they start simultaneously only when the activity A is complete. Activity G can start only when the activity C is complete. End of the activity G marks the completion of the project. Conclusion: the total time required to complete the project is 25 days. तो आप बार चार्ट से पता लगा सकते हो कि टोटल ओवर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें 25 वीक्स चाहिए. ओके, then next example number 2. Let us take a project of finalization of contract for design and construction of the actual building. Draw the bar chart. Give your comments and conclusions. Okay. The first P activity है, that is site selection and survey. Q activity है, that is structural and architectural and structural design. कितने वीक लगते हैं 5. फर्स्ट एक्टिविटी में कितने वीक लगता है 4 वीक. Then R activity है, that is preparation of drawings, that है उसको कितने वीक लगता है 4 weeks. Then activity T, S, that is preparation of the specification and tender documents, having 2 weeks. Then activity T, notice inviting tenders, having a duration is 4 weeks. Then selection of the contractor and award of contract order, उसका ड्यूरेशन दिया गया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्टिविटी ए है, उसको कितना टाइम लग रहा है 4 वीक्स है. ओके, उसी टाइम में आप आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल डिजाइन कर सकते हो. दैट मीन्स आफ्टर 2 वीक्स आप वो स्टार्ट कर सकते हो. ओके, कितने वीक तक 5 वीक तक. देन नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द ड्राइंग्स. तो प्रिपरेशन ऑफ द ड्राइंग्स एक्टिविटी आर है, वो फॉर एग्जांपल आपका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल डिजाइन है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो किस पे, फॉर एग्जांपल आपका 50% आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन, वो भी थोड़ा खत्म होने के बाद आप प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग कर सकते हो. देन प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन एंड टेंडर, वो कभी स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज एक्टिविटी एस. वो आप थोड़ा ड्राइंग बाकी हो तभी आप वो प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन और टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो. देन आफ्टर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, दैट मीन्स स्पेसिफिकेशन और टेंडर कंप्लीट होने के बाद आप क्या पास करोगे, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, दैट मीन्स नोटिस निकाल सकते हो टेंडर के लिए. ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद ये टेंडर की प्रोसीजर खत्म हो जाए, बाद में सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो एंड अवार्ड ऑफ वर्क
ऑर्डर, दैट मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए वर्क का ऑर्डर देने के लिए आप आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो. Comments. Activity P starts at 0 time and activity Q starts 2 weeks later through all the survey work is completed. 2 weeks later, through all the survey work is not completed, then similarly the drawing work can be started as the survey work is complete through all the designs are not complete. वो मैंने आपको आगे explain कर दिया. The specification and tender documents can be finalized as the designs are complete and the activities TUV are to be completed in sequential order. The end of the activity V marks the completion of the project. Conclusion, the total time required to complete the project is 15 days. Then shortcomings of bar charts and remedial measures. Okay, shortcomings of the bar charts and remedial measures. The various shortcomings of the bar charts are as follows. They are overcome by the remedial measures. The lack of degree of details. Okay, so on the bar chart only the major activities are shown. फॉर एग्जाम्पल कोई आपको वर्क करना है तो उसकी सब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि फाउंडेशन करना है तो फाउंडेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी ग्राउंड प्लान है प्लान के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वे वर्क करना पड़ेगा. उसके वो करने के बाद आपको सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स करना पड़ेगा. सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स करने के बाद आपको एस्केवेशन करवाना पड़ेगा. ओके, एस्केवेशन के बाद आप फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. ओके, तो ये उसका ड्रॉबैक है. बिकॉज जो भी सब एक्टिविटी के अंदर जो भी सब एक्टिविटीज आती है उसका कोई डिस्कशन अंदर है नहीं. If the project is large, it becomes difficult to show the large number of the activities on the bar chart. फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा. एक्टिविटीज ज्यादा होती है लार्ज प्रोजेक्ट में तो वो दिखाने में आपको बार चार्ट में दिक्कत आएगा. Therefore, the bar chart are not useful for the big project. A particular activity, whether big or small, is shown by one bar without any detail of sub activities contained in it. That means आपका पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो बड़ा है या छोटा है पर उसकी जो सब एक्टिविटीज आती है वो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि इसमें ये सब एक्टिविटी या नहीं पता लगा सकते इसमें सब एक्टिविटी कौन सी है, बट इट इज इंडिकेटेड बाय वन बार ओनली. Therefore, the effective control over the progress of activities cannot be obtained. For example, the bar chart of small project is given below as shown in figure 2.3. ओके, तो यहाँ पे एक बार चार्ट दिखाया गया है. रिमूव एग्जिस्टिंग पंप, डिस्पोज ऑफ एग्जिस्टिंग पंप. अब एक आप देख सकते हो कि पूरी एक्टिविटी ये है, इसके बाद ये एक्टिविटी होती है पर उसमें जो भी सब एक्टिविटीज है उसका कोई डिस्कशन नहीं है. ओके, तो इंस्टॉल न्यू पंप. ओके, एंड टेस्ट न्यू पंप. ओके, तो आप कहाँ से करवाते हो या उसकी सब एक्टिविटीज क्या है तो वो आपको ये बार चार्ट पे से पता नहीं चलेगा. कंसिडर द एक्टिविटी Q, dispose of existing pump, which is shown by one bar. Through the various sub activities are involved in completion of the main activity, such as dumping the pump in store, then notice inviting tender, then acceptance of highest offer, then final disposal of the pump. ओके, तो डिस्पोज ऑफ एग्जिस्टिंग पंप में फॉर एग्जांपल कोई पंप है उसको मुझे डिस्पोज करना है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. फर्स्ट फॉर एग्जांपल डंपिंग पंप इन स्टोर्स. ओके, then notice inviting tender, then acceptance of highest offer, then final disposal of the pump. डंपिंग का मतलब जो भी पंप है उसको डिस्पोज करना, देन न्यू पंप के लिए टेंडर नोटिस इनवाइट करना, देन हाईएस्ट ऑफर जो भी है एक्सेप्टेंस ऑफ हाईएस्ट ऑफर वो करना, देन फाइनल डिस्पोजल ऑफ पंप वो करना. वो सब एक्टिविटीज है.
ओके। जो भी स्टोर में कहाँ पे वो डिस्पोज कर पाएगा, दैट मीन जो भी हमने पंप एग्जिस्टिंग हमारा पंप है उसको हम कहाँ पे डिस्पोज कर सकेंगे, देन उसके लिए टेंडर निकालना, ओके। जो भी हाईएस्ट ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जांपल पंप है, वेस्ट है, उसको बेचना है, तो वो बेचने के लिए हमें नोटिस निकालना पड़ेगा, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर निकालना पड़ेगा। टेंडर निकालने के बाद जो भी जहाँ से भी हमें जहाँ जो भी कंपनी है वहां से ज्यादा हमें पैसा मिलता है और जो भी स्टोर से हमें ज्यादा पैसा मिलता है वो हमें एक्सेप्ट करना है, और देन फाइनली आपका डिस्पोजल होगा पंप का। ये सब एक्टिविटीज का कोई डिस्कशन अंदर नहीं है। फॉर द इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ द मेन एक्टिविटी, these sub activities are shown by the stages called the milestone ABCD of the activity bar as shown in the figure. ये सब एक्टिविटीज है उसको are shown by stages called the milestone ABCD on the activity bar as shown in the figure. Similarly, other main activities are divided into sub activities and shown by the stages called the milestone like A, B, C and 1, 2, 3 etc. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है रिमूविंग एग्जिस्टिंग पंप, ओके, देन डिस्पोज ऑफ एग्जिस्टिंग पंप। तो उसमें सब एक्टिविटीज है उसको इंडिकेट किया है। देन अगेन आर एक्टिविटी है, उसमें सब एक्टिविटी कितनी है, ये 3 है। देन अगेन गेट न्यू पावर इंस्टॉलेशन, तो उसमें कोई सब एक्टिविटी नहीं है, इंस्टॉल न्यू पंप, तो उसके लिए 3 एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सब एक्टिविटीज को एरो से दिखाया गया है। Review of project progress. A bar chart does not show the progress of work. बार चार्ट से हमें वर्क जो भी है उसका प्रोग्रेस पता नहीं चलता है, ओके। वो प्रोग्रेस कितना हुआ वर्क में वो दिखाता नहीं है। Hence, the proper control over the project, the information regarding the progress made at a particular time should be available so that remaining activities can be rescheduled. This can be done by showing the progress of each activity by means of hashed line along the half width of the bar of that activity. For example, the bar chart of view of project progress. A bar chart does not show the progress of work. Hence, for the proper control over the project, the information regarding the progress made at any particular time should be available so that the remaining activities can be rescheduled. This can be done by showing the progress of each activity by means of hatched line along the half width of the bar of that activity. Example, the bar chart of small project is as shown in figure. Okay. तो यहाँ पे एक बार चार्ट दिखाया गया है, तो उसमें प्रोग्रेस ऑफ वर्क दिखाना है तो आप ये बार चार्ट से दिखा सकते हो, जिसमें हैच पोर्शन है, जो भी बार है उसका जो विड्थ है, ओके, उसको हाफ विड्थ को हैच से इंडिकेट किया है। दैट मीन्स प्रोग्रेस ऑफ वर्क आपका इतना है। तब देख सकते हो कि 5 वीक तक आपका प्रोग्रेस कितना है, 5 वीक में कितना प्रोजेक्ट, तो ये एक्टिविटी ये कंप्लीट होना चाहिए, ओके। जब भी 5 वीक आता है तो ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्टिविटी है 2 वीक्स पीछे चल रहा है, देन एक्टिविटी बी एज पर शेड्यूल चल रहा है, तो 2 वीक्स कंप्लीट होना चाहिए, तो दैट मीन्स 2 वीक्स कंप्लीट है। देन एक्टिविटी सी ऑल्सो एज पर शेड्यूल। देन एक्टिविटी जो भी डी है तो वो शेड्यूल से पहले चल रहा है, आगे चल रहा है। आपने शेड्यूल किया है कि भाई आपका 3 वीक्स तक कंप्लीट होना चाहिए, बट ये 4 वीक्स तक कंप्लीट है। देन एक्टिविटी ई है, वो ए के कंप्लीट होने के बाद आप एक्टिविटी ई स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी ई आर कनेक्टेड, बट एक्टिविटी ए कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स एक्टिविटी ई को आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। देन एक्टिविटी एफ है, वो आपको एक्टिविटी बी के कंप्लीशन के बाद करना पड़ेगा, ओके। तो ये बार चार्ट में कौन सी एक्टिविटी आगे चल रही है, कौन सी एक्टिविटी पीछे चल रही है, एज पर शेड्यूल चल रही है कि नहीं चल रही है, तो आप ऐसे हैच लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।